बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ डिफिजन एंड इफिजन ऑफ गैसेस। सेल्फ डिफिजन से क्या मुराद है? डिफिजन का प्रोसेस तो आपको पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह मॉलिक्यूल्स का मूव करके जाना, ये डिफिजन कहलाता है। और इफिजन होता है कि थ्रू स्मॉल स्मॉल होल, स्मॉल ओपनिंग हो जिसमें से मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो की तरह मूव कर रहे हो, उसे हम इफिजन का नाम देते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिफिजन की। डिफिजन से तो मुख्तलिफ गैसेस में भी हो सकती है। दो मुख्तलिफ टाइप्स की गैसेस हैं जो आपस में डिफ्यूज हो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उनमें भी डिफिजन का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन इस वक्त है वो सिर्फ सेल्फ डिफिजन के साथ है। सेल्फ डिफिजन का वर्ड इसलिए हम यूज कर रहे हैं या सेल्फ ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फिर हमारे पास वो जो डिफरेंट पैरामीटर्स है कि हर मॉलिक्यूल्स की दो मुख्तलिफ गैसेज हों तो उनके हर एक डायमीटर अलग, मासेस अलग, तो वो जरा उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेल्फ डिफिजन में ये है कि वो एक ही गैस होती है, उसके मॉलिक्यूल्स हर लिहाज से एक जैसे होते हैं, डायमीटर में, मास वगैरह में। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे इस फिनोमिना को समझने के लिए सेल्फ डिफिजन जो है उसी की एग्जांपल ले रहे हैं और उसी को लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें सेल्फ डिफिजन के फिनोमिना में हम करते क्या है कि कोफिशिएंट फॉर सेल्फ डिफिजन कैन बी मेजर्ड बाय आइसोटोपिकली लेबलिंग सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कि कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स को हम आइसोटोपिक लेबलिंग करके फिर उनको स्टडी करते हैं और उसकी फिर उनकी मूवमेंट को देखते हुए हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफिजन हम निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफिजन हर जो गैस है, हर सब्सटेंस, हर सैंपल जो है उसकी एक फिक्स कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो उसी में से नाइट्रोजन गैस का अपना कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफिजन होगा, हाइड्रोजन का अपना होगा, हर एक का अपना अपना होता है। तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो एक खास सैंपल को के लिए फिक्स होती है। तो हमारे पास इक्वेशन तो ये है, जे जेड इज इक्वल टू माइनस डी डी सी और डी जेड। इसे फिक्स लॉ, फिक्स साइंटिस्ट का नाम है, फिक्स लॉ भी बोलते हैं। इसके दो लॉज होते हैं। ये फर्स्ट लॉ की हम बात यहाँ कर रहे हैं कि फिक्स लॉ जो है वो बताता है कि जे जेड इज इक्वल टू माइनस डी डी सी ओवर डी जेड। जे से क्या मुराद है? नेट फ्लो ऑफ मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, के जो डिफिजन के दौरान कितना मैटर यानी गैस के मॉलिक्यूल्स कितनी जो है वो पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में कितने डिफ्यूज होके गए हैं, फ्लो करके गए हैं, ये जे जेड इसको शो कर रहा है। डी से मुराद क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिफिजन है, जिसकी हम बात करने आगे जा रहे हैं, या जिसे हम फाइंड करना चाह रहे हैं और इसका रिलेशन निकालना चाह रहे हैं टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, मॉलिक्यूल्स की साइज के साथ, मॉलिक्यूल्स के नंबर वगैरह के साथ। ठीक हो, तो वो आगे हम डिराइव करेंगे इसका फार्मूला। और डी सी और डी जेड, सी से मुराद कंसंट्रेशन है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। ये जेड से मुराद एक्स, जेड एक्स होता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस हमारे पास है। तो ये जेड एक्सिस से इससे मुराद ली जा रही है ना कि अलोंग जेड एक्सिस आप मूव कर रहे हैं, तो मूव करते हुए उसमें जेड डी जेड चेंज आई है, तो उसके साथ साथ फिर सी में क्या चेंज आई है? डी ओवर डी जेड का मतलब चेंज इन सी, कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सेस, जेड के हिसाब से डी जेड जो आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन की तरफ भी शो कर सकते हैं, इसका एक और सिंबल, इसको करली एन ओवर करली, करली आपको पता है वो भी चेंज को शो करता है। और एन से मुराद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो यानी कंसंट्रेशन की शक्ल में भी हम इसको शो करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की शक्ल में भी इसको शो कर सकते हैं। तो दो फार्मूले, दो तरह से ये फार्मूला रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक हो। अच्छा, डी सी और डी जेड को अगर आप ग्राम डायग्राम की शक्ल में देखें, तो ये एक डायग्राम, ये लॉन्ग जेड एक्सिस इसको शो किया हुआ है आपकी तरफ, जिसमें हम लिख रहे हैं कि सेंटर में एक ये खास लेयर है जिसका खास एरिया हमने इस वक्त डिफाइन किया हुआ है, ये जेड पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ठीक हो। एक इस इतने ही एरिया की एक ऊपर लेयर है जो जेड प्लस लैम्डा, और इतने ही एरिया की एक नीचे लेयर है जेड से, उसे हम जेड माइनस लैम्डा का नाम दे रहे हैं। लैम्डा से क्या मुराद है? मीन फ्री पाथ, जो आप पीछे बात कर रहे हैं पिछले लेक्चर्स में। मीन फ्री पाथ हम कहते थे ना कि एक कोलिजन हो और उसके बाद फिर अगली कोलिजन तक होने में जितना वो मॉलिक्यूल फासला कवर करता है उसे हम लैम्डा मीन फ्री पाथ कहते हैं, लैम्डा से उसको शो करते हैं। तो ये वो बता रहा है कि ये ए जेड माइनस लैम्डा जो लेयर है, यहाँ से जेड की तरफ जो मॉलिक्यूल, जेड लेयर की तरफ जो मॉलिक्यूल मूव करके आएंगे वो आएंगे जिनका मीन फ्री पाथ लैम्डा होगा।
जिनका इससे छोटा होगा वो तो पहले ही मुड़ जाएंगे, इधर आ ही नहीं सकेंगे कोलिजन होने की वजह से। लेकिन जिनका लैम्डा होगा तो वही यहाँ से यहाँ तक इस लेयर में शिफ्ट हो सकेंगे, कि यहाँ तक आने में उनको कोलिजन नहीं मिलेगी और वो नीचे वाली लेयर से ऊपर लेयर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह ऊपर से नीचे आने वाले मालिकूल्स हैं वो भी इसी तरह है कि उनका भी मीन फ्री पाथ, जिन मालिकूल्स का लैम्डा होगा वही नीचे शिफ्ट हो सकेंगे, जेड लेयर के अंदर आ जाएंगे। जिनका लैम्डा छोटा होगा तो वो इस यहाँ से जेड लेयर में आने से पहले पहले ही कहीं ना कहीं कोलाइड करके किसी इधर उधर मुड़ जाएंगे, इस नई अगली लेयर में वो शिफ्ट नहीं हो सकेंगे। ठीक हो गया। तो ये जेड की एक कह लें कि नोटेशन हम यूज कर रहे हैं सिंबल को इस पूरी डिस्कशन के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास फार्मूला था जी ये डी जे जेड इज इक्वल टू माइनस डी डी सी, जो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से भी हम लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के थ्रू। अच्छा, अगर हमने निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट हाइट जेड के, जेड जो हाइट है वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं कितने, उसका क्या फार्मूला है, इसको आप इस अंदाज से भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास था फार्मूला, जिसको हमने सी और यहाँ पे एक पॉइंट और कि डी सी ओवर डी जेड अगर जीरो, यानी कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की जेड के साथ चेंज ना हो, तो फिर हम कहते हैं डिफियन नहीं हो रही। ये एमसीक्यू के तौर से पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, नेगेटिव साइन शो की अहमियत क्या है कि नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन डी सी ओवर डी जेड आर करली एन ओवर करली जेड विद जेड। क्योंकि अभी हमने बात की कि जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से ये इस जेड लेवल से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, या वो जैसे यहाँ पे एनर्जी आ रहा है उसी को ले लेते हैं, जेड माइनस लैम्डा लेयर से ऊपर आ रहे हैं और जेड प्लस लैम्डा से नीचे जा रहे हैं। अच्छा, जेड माइनस लैम्डा से जब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। मतलब फाइनल जो अमाउंट है वो छोटी है, इनिशियल अमाउंट जो है वो ज्यादा है, क्योंकि आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप हाई कंसंट्रेशन पे खड़े होने का मतलब वहां पे मालिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है, और जहां पे जा रहे हैं वो लो कंसंट्रेशन, वहां पे नंबर ऑफ मालिक्यूल जो है वो कम है। ठीक होगा। तो इसलिए हमारा जो फार्मूला बनता है वो इस तरह, एन एफ माइनस एन आई जो है फाइनल माइनस इनिशियल, और चूंकि आप लोअर हाई से लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं तो जो फाइनल है वो छोटी है, इनिशियल बड़ी है, तो आंसर इसका माइनस में आएगा। ठीक होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला माइनस लिखा है, ताकि ये आंसर जब माइनस में आए तो इस ये वाला माइनस उसको पॉजिटिव बना दे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो माइनस में तो उसका कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता ना। नंबर, एक नंबर है तो नंबर तो तादाद उसकी मालिक्यूल्स को शो करी, तो माइनस प्लस वाली बात नहीं हो सकती। इसलिए आंसर तो ये जब आप कर लिया ना, कर ली जेड की वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस में ही आएगी। लेकिन बाहर माइनस हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर हमारा जो है मैटर जो ट्रांसफर होगी वो प्लस में निकलेगा, माइनस में ट्रांसफर होने वाले का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक होगी। तो इस वजह से हमने ये माइनस लगाया हुआ है। अच्छा, इक्वेशन हमारे पास बनी जी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपके पास एन है, इनिशियल जहां से स्टार्ट हुए तो वो एन नॉट है, तो एन माइनस एन नॉट करेंगे तो कर ली एन और कर ली जेड के बराबर, या एन इज इक्वल टू एन नॉट इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन नॉट प्लस कर ली एन ओवर कर ली जेड आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे यही वाली इक्वेशन उसने डायरेक्ट लिखी हुई है, उसी को जो मैं वहां पे अभी आपको समझाए। तो एन इज इक्वल टू एन नॉट प्लस कर ली एन ओवर कर ली जेड, और ये z शो कर रहा है कि ये अलोंग z एक्सेस की बात हो रही है। ठीक हो गया। एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट z जीरो। जब z पे ही आप खड़े हुए हैं उस वक्त ये एन नॉट है, और जब आप ऊपर नीचे मूव करेंगे तो फिर, यानी ये z से ये z एक्सेस है ना, और ये जीरो उसकी पोजीशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है ना, नंबर एन नॉट है। ठीक है। और यहाँ से मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस चला रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इन तीन लेयर्स को लिए, एक जेड पोजीशन पे लिया हुआ है, एक जेड माइनस लैम्डा और एक जेड प्लस लैम्डा, और इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स की जो शिफ्टिंग हो रही है उसको हम नोट करने जा रहे हैं। ठीक हो। अच्छा, और चूंकि आपने डिफिजन जब प्रोसेस निकालना है, नेट चेंज निकालनी है इस जेड पे, जो नेट चेंज आ रही है, तो देखो ना नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ओवरऑल जो चेंज यहाँ से यहाँ हुई है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का फर्क ले लेते हैं। क्योंकि अगर यहाँ नीचे से मॉलिक्यूल ज्यादा गए हैं, ऊपर से कुछ आ भी गए हैं, वापस भी वहां पे भी आ गए हुए हैं, तो तादाद जो होगी उसमें फिर वो जो डिफरेंस होगा ना वो आपको बता देगा कि डिफियन की जो हुई है इस लेयर के हिसाब से जो डिफियन हुई है वो
क्या हो रही है, क्योंकि इसका ताल्लुक ऊपर वाले मालिक्यूल से भी है, नीचे से भी है। तो ओवरऑल जो डिफिजन होगी वो ऊपर से आने वाले नीचे से जाने वाले सारों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ एक साइड को हम कंसीडर नहीं करते। ठीक हो गई। तो यहाँ पे उसने इसी चीज को, इसी डायग्राम को ये एक्सप्लेन किया है। जेड माइनस लैम्डा, जेड प्लस लैम्डा, हमारे पास दो लेयर्स हैं। लैम्डा मीन फ्री पाथ है, ठीक होगा। और ओनली दोज मॉलिक्यूल विल पास हु हैव देयर लास्ट कोलिजन एट अ डिस्टेंस लैम्डा। जैसे अभी मैंने बताया कि लैम्डा से अगर कम उनका मीन फ्री पाथ होगा तो एक लेयर इस लेयर से वो ऊपर लेयर की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकेंगे, कि उससे पहले ही वो टकरा के इधर उधर मोड़ दिए जाएंगे। ठीक हो गए। अच्छा, अब हमने निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पासिंग डाउनवर्ड। पहले अभी डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं ना, ये जेड प्लस लेयर से, लैम्डा लेयर से जेड लेयर जो है उसकी तरफ जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ऊपर से नीचे, वो किसके बराबर है। उसका फार्मूला हमारे पास है जी 1/4 एन स्टार जेड प्लस लैम्डा और सी बार। एन स्टार से मुराद क्या है, कि एन स्टार हम नाम देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को एन स्टार से शो करते हैं। अच्छा जी, 1/4 एन स्टार जेड प्लस लैम्डा, जहां से वो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और सी बार उनकी एवरेज वेलोसिटी है। एन एन स्टार से मुराद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो इस जेड प्लस लेमडा लेयर के अंदर हैं। ठीक हो गया। और सी बार इन सारी गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी है। तो जितनी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी भी ये शिफ्टिंग ज्यादा होगी। ये आमने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एमसीक्यू के हवाले से ये पॉइंट आपने रखना है कि एन जो है जो मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं वो सी बार के भी डायरेक्टली है। जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी ट्रांसफर के चांस ज्यादा। और दूसरा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी डायरेक्टली हैं। जितने यहाँ पे इस जेड प्लस लैम्डा में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतनी उनकी आगे फिर शिफ्ट होने के जो चांसेस है, जो शिफ्टिंग है, वो भी ज्यादा होगी। ठीक हो गए। अच्छा, एन स्टार जो है, जिससे वो हम ये एन का फार्मूला भी लेके आए थे, एन नॉट प्लस, तो वही वाला फार्मूला पुट करते हैं हम एन स्टार की जगह। तो एन नॉट प्लस कर ली एन ओवर कर ली जेड, और साथ जेड प्लस लेमडा। यहाँ बात, यहाँ तक जेड डिस्टेंस की बात हो रही थी जिसके वो पे खड़ा था ना, ये जेड मान। अब हम चूंकि जेड प्लस लेमडा की बात कर रहे हैं तो साथ में हमने जेड प्लस लेमडा लिख लिया है, जहां से जिस लेयर से वो मूव करके आ रहे हैं। और बायर सी बार उसका वैसे का वैसे आ गए। ये हमने मॉलिक्यूल निकाले जो डाउनवर्ड आ रहे हैं, जेड प्लस लेमडा से नीचे जेड वाली लेयर में आ रहे हैं। ठीक होगा। अब इसी तरह का फार्मूला हम लगाएंगे जो उन मॉलिक्यूल के लिए जो ऊपर अपवर्ड जा रहे हैं, जेड माइनस लेमडा लेयर से जेड की तरफ जा रहे हैं। तो सेम उसी तरह उनका फार्मूला भी बनेगा। ये अपवर्ड मूविंग मॉलिक्यूल है, ये एन जेड माइनस लैम्डा सी बार, उसी तरह इसकी फार्मूले भी लगेगा। तो हम यहाँ पिछले में जेड प्लस लैम्डा लिखा था, यहाँ पे अब हम जेड माइनस लैम्डा लिख लेंगे जो मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग हो रही है उसमें भी। तो नेट फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो हुआ है वो हम आने वाले और माइनस, यानी अपवर्ड ऊपर आने वाले और नीचे वाले, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक हो। डिफरेंस लेंगे तो वो इन दोनों इक्वेशंस को जो ऊपर अभी आपने लिखी इनको हम माइनस कर लेते हैं। ठीक हो। अच्छा, इस इक्वेशंस को अगर आप देखें तो माइनस करने में जब ये आप ब्रैकेट्स खत्म करेंगे तो ये एन नॉट माइनस हो जाएगा। ये एन नॉट और ये वाला एन नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस वाले। ठीक हो गए। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने खत्म नहीं की है, सिर्फ ये छोटे वाली जो ब्रैकेट है ना, ये वाली वो हमने इसको खत्म किया है। ये इसे हम जो मिड ब्रैकेट का नाम दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको हमने खत्म किया। ठीक हो। तो एन नॉट ये तो ऐसे ही रह जाएंगे। और z माइनस लैम्डा के गिर्द जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसको भी खत्म कर दिया, यानी करली एन ओवर करली जेड जो है एक दफा z से मल्टीप्लाई होगा और एक दफा ये लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक होगा, दो इसकी इक्वेशनें बन जाएंगी। अच्छा, ये माइनस एन नॉट, जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो माइनस एन नॉट और ये प्लस एन नॉट, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक हो गए। फिर इधर ये करली एन और करली जेड भी एक दफा जेड के साथ एक दफा लैम्डा के साथ, दोनों यहाँ पे प्लस हैं। लेकिन जब ये ब्रैकेट आप खत्म करेंगे तो इस माइनस की वजह से ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, जेड वाला भी माइनस में हो जाएगा और वो लैम्डा के साथ जो होगा करली एन और करली जेड लैम्डा के साथ होगा वो भी माइनस में हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अच्छा हुआ क्या कि यहाँ पे करली एन और करली जेड जो जेड के साथ था वो प्लस था, और यहाँ पे जो जेड के साथ है वो माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ लेमडा के साथ जो करली एन ओवर करली जेड था यहाँ पे वो माइनस में था, और यहाँ भी इस माइनस की वजह से करली ओवर एन ओवर करली जेड जो लेमडा के साथ है वो
माइनस में ही आता है, तो दोनों माइनस माइनस इकट्ठे होके -2 बन जाएंगे। ठीक है, दोनों माइनस माइनस इकट्ठे होके -2 बन जाएंगे। वो -2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो नीचे सिर्फ 2 रह जाएगा, तो हमारे पास -1/2 आ गया। ठीक हो गई। और सी बार आपका वैसे ही है, ये पड़ा हुआ लेमडा जो वो भी आ गया, और करली एन और करली जेड भी साथ आ गया। ठीक हो गई। यानी ये हमने स्मॉल ब्रैकेट्स पहले खत्म किए, इसको ये करली और करली जेड को दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको भी इसी तरह दोनों से कर दिए पहले स्टेप पे। दूसरे स्टेप में फिर हमने ये वाली ब्रैकेट जब खत्म की, तो इधर जितने थे वो सारे माइनस बना दिए गए, इस माइनस ने सब माइनस बना दिए, तो इधर जो पॉजिटिव थे उधर वाले माइनस से कैंसिल हो गए। सिर्फ लेमडा के साथ जो करली एन और करली जेड था, वो इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, इसलिए वो -2 होके इकट्ठा हो गया, और उस 2 ने इस 4 को भी 2 बना दिया, और ये हमारे पास फाइनल शक्ल आ जाती है। अब हमारे पास जो जे जेड का फार्मूला, यानी जो मैटर ट्रांसफर हो रहा था, फ्लो करके जा रहा था, वो क्या है, -1/2 सी बार लेमडा और करली एन ओवर करली जेड के बराबर आ गए। यहां तक ओके हो गई। अच्छा, अब एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये वाली थी, जे जेड इज इक्वल टू -d करली एन ओवर करली जेड के। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को हम कंपेयर करें, तो करली एन और करली जेड आपस में कैंसिल हो जाएगा, जे जेड की दोनों इक्वेशनों को, और से इधर डी रह जाएगा, और उधर बाकी सारा फैक्टर रह जाएगा, यानी ये एक तरफ वो डी रह गया, और एक तरफ ये 1/2 सी बार और लेमडा, माइनस दोनों में इधर भी माइनस है, और इस इक्वेशन भी माइनस है, तो माइनस माइनस भी कैंसिल, कर लिया एंड कर ली जेड भी दोनों साइडों पे कैंसिल, एक तरफ डी बचा, और एक तरफ ये बाकी सारा ये 1/2 सी बार लेमडा बचा, तो ये फाइनल हमारे पास डिफिजन कोफिशिएंट ऑफ डिफिजन जो था उसकी इक्वेशन आ जाती है कि डी इसके बराबर आएगा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी आपको पता होती है 8 kT/πm के बराबर है, और लैम्डा मीन फ्री पाथ भी आपने पीछे फार्मूला इसका पढ़ा था कि वो 1/π 2√σ² और एन, वहां पे स्मॉल एन था, यहाँ पे हमने उसको अपने माल शो करने के लिए इसको कैपिटल एन और स्टार के साथ शो कर दिया है। उसका मतलब क्या था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन स्टार का मतलब ये। ठीक हो गई। तो ये हमारे पास इस वक्त अब लेमडा और सी बार। अच्छा, ये जो लेमडा है इसी की शक्ल को उसने चेंज किया है KT/π 2√σ² और पी के साथ, यानी एन स्टार की जगह KT/p लिख दिया, एन स्टार की जगह KT/p लिख दिया। ये कैसे लिखा है कि हमारे पास है ना PV इक्वल टू NRT होता है। अच्छा, एन की जगह हम N/Na लिख सकते हैं, वो क्यों, क्या आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होते हैं मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो वहां से हम मोल निकालें तो ये एवोगाड्रो नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा N/Na, तो स्मॉल एन की जगह हमने N/Na रख दिया। ठीक हो गई। तो ये आपके पास आ गया PV इज इक्वल टू N/Na RT। अच्छा, अब R/Na जो है वो बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, उसकी R/Na की जगह K आ जाएगा, तो ये नई उसकी शक्ल बन जाएगी। ठीक हो गई। यहां से अगर आप N को इधर ले जाएं और PV इधर आ जाए, तो ये KT/PV बन जाएगा, ये N के लिए। लेकिन जब N स्टार करेंगे, N स्टार हमने कहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उसमें जो V है वो 1 dm³ है। ठीक होगा, तो ये V की जगह 1 dm³ रख लेंगे, तो 1/n स्टार की जगह आप KT/P लगा देंगे। तो इस फार्मूले में हमने यही किया था कि ये जो 1/n स्टार था उसकी जगह KT/P लगा दिया, तो ये हमारे पास लेमडा की शक्ल है, ये सी बार की शक्ल है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो D इज इक्वल टू ये हमारे पास फाइनल इसकी शक्ल आ जाती है। इस इक्वेशन को आप सामने रखें, तो इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, चार फैक्टर इसमें आपको मिल रहे हैं, चार रिलेशन है डी के साथ। एक क्या कि प्रेशर, प्रेशर को देखें तो डी और पी एक दूसरे के इनवर्सली हैं, डी और पी एक दूसरे के इनवर्सली हैं। और डी और टी को देखें तो यहाँ टी की पावर 1 है, यहाँ टी की पावर 1/2 है, 1/2 और 1 को इकट्ठा करेंगे तो टी की पावर 3/2 हो जाएगा। तो डी जो है वो टी की पावर 3/2 के डायरेक्टली है, डी जो है वो पी के इनवर्सली है। ठीक हो गई, दो हो गई। तीसरा सिग्मा स्केयर, जो कुलैयन डायामीटर होता है, कुलैयन डायामीटर हमने कहा था ना कि वो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, तो जो डी है वो सिग्मा स्केयर के भी इनवर्सली है,
ये तीसरा फैक्टर हो गया, ठीक है। और चौथा, ये मास ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो आप लेंगे तो वो डी जो है वो मास ऑफ मॉलिक्यूल के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चार ये रिलेशन बने, पी के इनवर्सली, टी की 3/2 के इनवर्सली, डी के जी सिग्मा स्केयर के डी इनवर्सली है, और एम अंडर रूट के भी ये इनवर्सली है। तो चार इसके रिलेशन है, ये एमसीक्यू के हवाले से आपने इस पॉइंट को जहन में रखना। ठीक हो गई। तो ये हमारे पास फाइनल शक्ल आ गई कोफिशिएंट ऑफ डिफियन के हवाले से, जो सेल डिफियन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इफियन ऑफ गैसेस, कि गैसेस जब इफियन का प्रोसेस शो करती हैं तो फिर उसमें क्या चेंज आ सकती है। अच्छा, फर्क तो आपको पता है डिफियन इफियन में कितना फर्क है, वो बाकी सब तो सेम है, हाई कंसंट्रेशन से लो मूव करना है। सिर्फ एक चीज का, एक एक्स्ट्रा चीज जो इफियन के अंदर आएगी, वो आएगी कि स्मॉल होल, स्मॉल साइज, स्मॉल वो एरिया जहां से गैस के मालिक्यूल्स ने मूव करके आना है, तो एरिया वाला फैक्टर जो है वो हमने शामिल करना है। बस एक एक्स्ट्रा चीज ये है, बाकी तक वही चीजें आ जाएंगी, डिफियन वाली ही एफियन में शामिल हो जाती है। ठीक हो गया। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो आपके पास पीछे भी हमने लिखा था 1/4 सी बार एन स्टार के बराबर है। ठीक हो गया। सी बार की वैल्यू 8 RT/πm है, ये भी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की शक्ल में लिखें तो 8 kT/πm स्मॉल एम, इस एम से मुराद एक मॉलिक्यूल की मास है। और अगर इसको आप गैस कांस्टेंट आर में बदले तो फिर ये 8 RT/πm, एम से मुराद पूरी गैस की मास है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, जैसे अभी आपने पढ़ा, अभी हमने कहा आर बराबर होता है ये R/N बराबर है के। ठीक होगा। तो जब आप के की जगह R/N पुट करेंगे इस इक्वेशन में, के की जगह R/N पुट करेंगे, ऊपर तो आर रह जाएगा ना, नीचे Na आ जाएगा, एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। ठीक होगा। एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए एक मोल के अंदर, और एम से मुराद एक गैस के मॉलिक्यूल की मास है। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे M/N, तो आपके पास जो पूरी गैस की मोलर मास निकल आएगी। तो ऊपर आर करते हैं तो नीचे आपको कैपिटल एम हो जाता है। तो ये इस तरह इक्वेशन बनी हुई है। अच्छा, एन स्टार अभी हमने फाइंड किया था कि वो पी ओवर के टी के बराबर है, या हमने अभी ड्राइव किया था कि 1/n स्टार के टी ओवर पी है, और एन स्टार ऊपर करेंगे तो ये भी इनवर्स हो जाएगा पी ओवर के टी के बराबर। तो ये उसने यहाँ लिखा पी ओवर के टी के बराबर। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लें, एक हो गया। दूसरा, अगर उस स्मॉल एरिया जहां से ये इफियन का प्रोसेस हुआ है उसका एरिया ए होल है, एरिया ऑफ द टाइनी होल, उस स्मॉल होल का एरिया अगर ये ए होल है, तो फिर उसको भी साथ हम पुट कर लेते हैं। किस फॉर्म में ये आ जाएगा, इस फॉर्म में कि जनाब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो स्मॉल होल से टकरा रहे हैं यूनिट टाइम में और पास होके जा रहे हैं, वो बराबर होगा N/A होल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और इनटू एरिया ऑफ द होल। अब जाहिर बात, जितना अब ये यहाँ पे एमसीक्यू के दौर कितना एरिया उस होल का बड़ा होगा, उतने ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पास होके जा रहे हैं, जिसे एन प्राइम कह रहा है, ये वाले इनकी तादाद उतनी ज्यादा होगी, और ये दूसरी साइड पे मूव कर रहे होंगे, ये स्ट्राइक करने के, स्ट्राइकिंग के जो मॉलिक्यूल है उतने ज्यादा आ जाएंगे, इफियन का प्रोसेस यानी उतना, यानी मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग जल्दी हो जाएगी। ठीक हो गई। तो अब हमारे पास नेक्स्ट, अच्छा एन की जगह तो आप वही आ गया, ये वाली शक्ल 1/4 सी बार एन स्टार वाली ना, तो एन की जगह ये 1/4 सी बार एन स्टार है, ए होल साथ वैसे ही है। ठीक हो गए। अब हम रेट ऑफ एफियन निकालना चाहते हैं, वो बराबर है dN/dt। ठीक हो गए। तो वो किसके बराबर है, एन प्राइम जो ऊपर हम निकाल रहे हैं वही चीज है ये वाली। तो अब 1/4 सी बार एन स्टार वैसे आ गया, ए होल साथ वही आ गया। अब इनमें हमने क्या किया, सी बार की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो अभी पीछे हमने ये लिखी है, ये 8 RT/πm अंडर रूट वाली, और एन स्टार की जगह पी ओवर के टी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक हो गए। तो ये वाली शक्ल बन जाती है, ये सी बार की वैल्यू, ये एन स्टार की वैल्यू, इनको आप सिंप्लीफाई करें तो अगली शक्ल इसकी। अच्छा, सिंप्लीफाई करने से पहले इसने क्या किया, के जो है ना उसको इसने बदला है बोल्ड आर में, क्योंकि ये भी आर गैस कांस्टेंट के साथ है, तो इसको भी उसने आर में कन्वर्ट कर लिया सेम करने के लिए ना। तो के की जगह आप लिखेंगे R/N, आर तो यही रह जाएगा, और बटे में जो एन है वो ऊपर चला जाएगा, तो पी के साथ आ जाएगा, तो NAP/RT हो जाएगा। ठीक हो गई। और यहाँ पे आपके पास ये वाला सी बार की ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें आप सिंप्लीफाई करें आप, तो PNA और ए होल ये तीनों तो ये आ गए। ठीक हो गया। अब आर टी ऊपर भी है, आर टी नीचे भी है,
इधर आर टी की पावर 1/2 है, इधर आर टी की पावर 1 है। तो आपको पता है 1/2 नीचे आके माइनस होगा, तो नीचे जो 1 है उसमें से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा। तो नीचे आर टी जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में रह जाएगा। ठीक होगा। और एम का अंडर रूट भी मौजूद है, वो भी हमने साथ मिला लिया। पाई का अंडर रूट भी मौजूद था, वो भी साथ मिला लिया। तो पाई एम आर टी अंडर रूट के नीचे आ गए। अब रह गया टू कहां से आया, ये जो टू अंडर रूट है ना, इधर हमारे पास था 8 अंडर रूट और नीचे था 4। तो 8 अंडर रूट ओवर 4 को उसने सॉल्व किया, सॉल्व करके ये 2 अंडर रूट आंसर लेके आया। वो कैसे आया, ये था ना 8 अंडर रूट ओवर 4। तो 8 अंडर रूट को हम 2 × 2 अंडर रूट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि नीचे आप देखें ना इक्वेशन में कि ये आपके पास 8 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 × 2 अंडर रूट, दोनों तरफ स्केयर ले लें तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा। इधर स्केयर लें तो 2 का स्केयर तो 4 हो जाएगा, और 2 अंडर रूट का अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो 4 × 2 8, लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह इसको लिख लिया। अब इस 2 ने बाहर वाला जो 2 है नीचे वाले 4 को कैंसिल करके 2 बना दिया। ऊपर 2 अंडर रूट नीचे 2, यानी ऊपर 2 की पावर 1/2 है और नीचे 2 की पावर सिर्फ 1 है। तो ऊपर वाली को नीचे ले आए, आके माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2, तो नीचे 1/2 बच जाएगा। तो ये 1/2 अंडर रूट नीचे बच गया, जिसको उसने ये फाइनल फॉर्म में नीचे लिख दिया। तो ये फाइनल फार्मूला है आपका डिफिजन के हवाले से रेट और डिफिजन को निकालने के लिए। ठीक हो गई। अच्छा, इसी के हवाले से वैसे तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो जाता है ना, डिफिजन एफिजन वाला। लेकिन इसने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल भी दी है टंगस्टन बल्ब के हवाले से, कि टंगस्टन का जो बल्ब है वो इतनी जल्दी फ्यूज जो है वो फ्यूज भी आपको पता होता है। और उसकी फ्यूज की उसकी ड्यूरेशन को, उसकी स्टेबिलिटी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर मेंटेन रखते हैं। क्योंकि अगर आप अंदर बिल्कुल वैक्यूम कर देंगे ना, तो जो टंगस्टन के फिलामेंट फिलामेंट जो टंगस्टन का होता है, उससे टंगस्टन के जो एटम एवापोरेट होंगे ना ऊपर की तरफ, तो वो एवापोरेट होते रहेंगे। और फिर पता नहीं कब कोलाइजन हो और फिर वो वापस कंडेंस हो। तो एवापोरेशन की वजह से फिर वो टंगस्टन का फिलामेंट कमजोर होता रहेगा और एक टाइम आएगा कि वो ब्रेक हो जाएगा, तो आपका बल्ब जल्दी खत्म हो जाता है। हम क्या करते हैं कि उसके अंदर ना और गैस के मालिक्यूल्स एंटर कर देते हैं, जरा प्रेशर एक मेंटेन रख लेते हैं। उस प्रेशर मेंटेन रखने का, जब ऑक्सीजन तो नहीं लेंगे क्योंकि वो टंगस्टन तो उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, कोई और गैसेस इनर्ट गैसेस वगैरह जैसे वो ले लेते हैं। अब होता क्या है कि टंगस्टन के जब एटम एवापोरेट होते हैं फिलामेंट से, तो साथ ही उनको मालिक्यूल जो दूसरे गैस के नोबल गैस के वजूद है वो कोलिजन देते हैं, और मीन फ्री पाथ जो है वो छोटा हो जाता है। उनके साथ टकराने की वजह से ये वापस दोबारा फिलामेंट के ऊपर आके जुड़ सकते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फिलामेंट जो है वो काफी हद तक वो फिर दोबारा, यानी इतनी जल्दी वो पतला नहीं होता और इतनी जल्दी टूटता भी नहीं है। वो फिर जो है टंगस्टन के एलिमेंट एटम जो उसके ऊपर आके जुड़ते रहते हैं और एक वो फिलामेंट की शक्ल को जहां तक हो सकता है वो बरकरार रखते हैं। दूसरा ये भी पॉइंट है कि अगर आप वो गैस बिल्कुल नहीं लेंगे ना, तो टंगस्टन के सारे वो एवापोरेट होते होते बल्ब की दीवारें सारी ब्लैक कर देंगी। तो वो जो लाइट वाला सिस्टम, एक तो खुद कमजोर होकर टूट जाएगा, और दूसरा ग्लास जो है उसको भी वो ब्लैक बना देगा। तो वो लाइट देने वाला जो काम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक हो। तो ये उसने एक उसमें एग्जांपल दी है ये समझाने के लिए कि डिफिजन का प्रोसेस और उसमें मीन फ्री पाथ का जो है ना वो रोल कितना है आपके टंगस्टन बल्ब की एग्जांपल के अंदर। ठीक हो। तो ये अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो डिफिजन वैसे इसमें ना, कि सेल डिफिजन और डिफिजन पे नोट लिखे ना लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उसमें पहले आप डिफिजन वाला पॉइंट सारा एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप इफिजन पे आ जाते हैं। ठीक हो गया, इफिजन वाला एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर आप ये वाली टंगस्टन वाली जो एग्जांपल है ये उसमें आप दे सकते हैं।